देखो हम भी, हमारा टाइम भी बड़ा हो ऐसा, ये तो ये तरीका है। श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना एक अपनी बात शुरू करने वाले आधा सेकंड लेकर ये कहूंगा, मैं कल परसों से पूछ रहा हूं कि कितना समय हम लोगों को मिलेगा। 6 मिनट नहीं, है। हम लोगों को ये बताया गया 10 मिनट मिलेगा। नहीं, और 10 नहीं मिनट सर, और लोगों को 12 मिनट दिए गए। नहीं, और जो मैं बता रहा हूँ ना, आज का स्थिति में 6 मिनट है। मैं आप 1 मिनट एक्स्ट्रा भी दीजिए। 5 घंटे आपने बढ़ाया। सतीश जी आप बोलिए, यू नो हाउ टू स्पीक। in टाइम में कैसा कर सकते? प्लीज प्लीज प्लीज, सबके लिए वो सबके लिए बांटा, सबके लिए बांटा। इनके पास 5 घंटे, please। हम लोग पास 5 मिनट। नहीं, वो तो क्या करे, उनका नंबर उतना है, आपका नंबर की बात नहीं, तो इसमें नहीं, आप वो समझौता करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर में। हम लोगों ने तो प्लीज प्लीज सतीश जी। मैं हमेशा से अपनी, मैं बगैर पढ़े मैंने बात की, लेकिन आज आपने समय की बाध्यता कर दी है, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम जो हमारी बातें हैं वो रिकॉर्ड में ज़रूर आ जाएं, और इसलिए मैं इसको पढ़ने का कार्यक्रम कर रहा हूं आपकी इजाज़त से, जिससे कि समय बाध्यता जो आपने कर दी है उसकी वजह से। किसानों के बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप किसानों को रोकने के लिए, आज उनके आंदोलन को रोकने के लिए, उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप इस समय आपने खाई खोद दी है। खाई ये उनके लिए नहीं खोद रहे हैं, ये हम कहना चाहेंगे खाई अपने लिए खोद रहे हैं। जवानों को बंदूक लेकर खड़ा कर दिया है, पानी की बौछारें डाल रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनका पानी बंद कर दिया, उनका खाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपने शौचालय भी बंद कर दिए, और ये भी नहीं सोचा कि उसमें महिलाएं भी हैं, और ये ह्यूमन राइट्स का कितना बड़ा वायलेशन है, इसको आपको देखना चाहिए था। सड़क में कांटे की कील गाड़ दिए। इतनी तैयारी तो पाकिस्तान के बॉर्डर में भी शायद सरकार ने नहीं की होगी जितनी की दिल्ली के बॉर्डर पे कर दी है। जो हमारे अन्नदाता हैं उन्हें आज देश के दुश्मनों का दर्जा दिया जा रहा है। याद रखिए, ये किसान जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खोने को कुछ नहीं है, इन्हें आप डरा धमका कर और उन पर अपना कानून थोप नहीं सकते, जो कानून उनको पसंद नहीं है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप 1.5 साल के लिए इस कानून को रोकने के लिए तैयार हो गए हैं, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप इसको वापस लेने में हिचकिचा रहे हैं। आप 1.5 साल के लिए रोक रहे हैं, आप 3 साल के लिए अनाउंस कर दीजिए कि रोक रहे हैं, तो शायद किसान कहेंगे कि अगले चुनाव के बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला। हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपना ईगो छोड़कर, बड़े बनकर, और आप इन किसानों को, इनकी मांगों को मानते हुए इन तीनों कानूनों को वापस करें। बहुत अफसोस की बात है कि सत्ता पक्ष के एक व्यक्ति ने कल कह दिया कि हम ये कोई भी व्यक्ति किसानों के बारे में कह रहे थे किसी दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। ये बोझ नहीं है, ये हम लोगों को खाना देते हैं, अन्न देते हैं, इनको बोझ कहना बहुत ही निंदनीय बात है। ये कैसी जिद है आपकी, कैसा ईगो है आपका, जिसको कि आप खत्म करना नहीं चाहते हैं और 3 कानूनों को वापस लेना नहीं चाहते हैं। किसान जो हैं वो आप ही के बच्चे हैं, आपकी भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं। उनको आपने देशद्रोही बना दिया, उनको आपने कह दिया कि ये तो टेररिस्ट हैं, और मीडिया के माध्यम से, मीडिया को इस्तेमाल करके, क्योंकि मीडिया भी 10% को छोड़ दीजिए तो बाकी सब जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है, और उनको आपने उन 10% के ऊपर भी इतनी दहशत फैला रखी है कि मीडिया को आज आपने एक पिंजड़े में बंद तोते की तरह बना दिया है कि जो उसको पढ़ाया जाएगा, जो रटाया जाएगा, वो मीडिया का व्यक्ति वही बोलता रहेगा दिन भर, और आपसे भी चाहेगा कि आप यही बोलिए। फार्म इंश्योरेंस पुलिस फोर्स में इनके ही घर के बच्चे रहते हैं, जिनको आप आज जवानों को आपने खड़ा कर दिया उनके विरोध में कि आप इनके लिए तैयार रहिए, आंसू गैस लेके तैयार रहिए, गोली लेके तैयार रहिए, और इनको ज़रूरत पड़े तो गोली चलाइए। तो ये उन्हीं के बच्चे उस फोर्स में भर्ती हो रहे हैं, और यही जो बच्चे, इन्हीं के बच्चे देश के बॉर्डर्स में भी हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पर तैनात हैं, और हमारी आपकी सुरक्षा करते हैं। ये धूप में, बरसात में, कड़कड़ाती ठंड में भी छप्परों में रहकर, खुले आसमान के नीचे बैठकर हमारे लिए अन्न उगाते हैं, और जो नुकसान हर वर्ष उसके बाद नुकसान भी होता रहता है उसको सहते रहते हैं, और इसीलिए हम शायद इनको अन्नदाता भी कहते हैं। सरकार इन्हें 500 रुपया महीना देकर अपनी पीठ थपथपाती रहती है और कहती है कि हमने इतने 1000 करोड़ रुपए किसानों को दे दिए। 500 रुपया महीना दे करके आप इनको खरीदना चाहते हैं और इनके ऊपर कानून थोपना चाहते हैं। इन 3 कानूनों से किसान को भय लगता है, और सही भय लगता है। उनको भय लगता है कि आप इनकी ज़मीनें हमेशा के लिए इनसे छीन लेंगे,
आप जिस तरीके से कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में एक एक चीज़ को बेच रहे हैं, चाहे रेल हो, तेल हो, गैस हो, ज़मीन हो, आसमान हो, आपने सब चीज़ें इनको बेचने का काम, अब तो आपने नदी किनारे पोर्ट्स भी बेचने का काम कर दिया, LIC को बेचने का काम कर दिया। LIC जो जहाँ पर कि लोगों की लाइफ इंश्योर्ड रहती है उसको भी आपने बेचने का काम तय कर लिया कि इनके हाथ में बेच देंगे। तो ऐसी स्थिति में आज आप बैंक को भी बेचने की तैयारी में आ गए। आपने कह दिया कि हम प्राइवेट बैंक भी और बेच रहे थे, अब आप सरकारी बैंक बेचने की बात कर रहे हैं। जब आप सरकारी बैंक को बेचना चाहते हैं, जिन बैंकों में इन्हीं इंडस्ट्री से घोटाला करके पैसा लेकर के विदेशों की सैर कर रहे हैं, तो किसान भी डर रहा है कि उनका क्या होगा। उनकी ज़मीन, एक बार ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट जब 1952 में आया था, जुलाई 1952 में आया था, आज से 70 वर्ष पहले, तो ज़मींदारी ख़त्म करके किसानों के हक में पूरे देश में ये कानून लाया गया था और उससे उनको फ़ायदा भी हुआ था। आज आप ठेकेदारी के नाम पे उस ज़मींदारी को वापस लाना चाहते हैं। आज इन किसानों से ज़मीनों की उनकी लेन देन करके, उनके पट्टे करा करके, उनके ठेके में ले करके आप उनको इस ज़मीनों से महरूम करना चाहते हैं। इसीलिए वो परेशान हैं कि इसके बाद इन ज़मीनों का क्या होगा और हमारे साथ क्या होगा। कानून के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो 3 कानून बनाए गए उसमें एक नहीं अनेकों खामियां हैं। किसानों के हक की कोई चीज़ नहीं है। SDM तय करेगा कि कौन, अगर कोई बात होती है तो SDM तय करे। SDM आपकी सुनेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट की सुनेगा कि या एक गरीब किसान की सुनेगा। उसमें अपील और रिवीजन और रिव्यू की पावर है। वो उसमें लिमिटेशन आपने किसान के लिए छोड़ दी 21 दिन, कुछ दिनों की, महीने भर की, और बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, जो ठेकेदार होगा, उसके लिए आपने कोई रिव्यू की लिमिटेशन नहीं रखी। इस तरह का कानून आप लेकर के आए। MSP के लिए किसान लड़ रहा है, कह रहा है कि आप MSP जोड़ दीजिए। आप MSP कानून में क्यों नहीं डालते हैं? MSP इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो MSP डालने का कानून में क्या परेशानी है? आप बार बार बाहर कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं कि हम तो MSP देंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो MSP अगर आप देना चाहते हैं तो आप इस कानून में MSP की बात क्यों नहीं रखते हैं? ये तो एक ऐसी ही जिद हुई कि हम जो चीज़ नहीं, आप ये कहते हैं कानून हमारा, इसलिए हम इसको लेके आ रहे हैं क्योंकि किसानों का भला हो जाएगा, किसानों का उद्धार हो जाएगा। जिसके आप उद्धार की बात कर रहे हैं, जिसके भले के लिए कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहा है कि हमें ये पसंद नहीं है, हमारे हक में नहीं है, इसको आप हमारे ऊपर लागू मत करिए, इसको हमें मत थोपिए। तो आप कहते हैं नहीं, इसको तो हम आपको थोपेंगे। ये तो वैसी जिद हो गई कि एक स्टूडेंट कहता है कि हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, हम इंग्लिश लिटरेचर में आगे पढ़ेंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, आपको तो मेडिकल में ही जाना पड़ेगा, इस देश के सारे लड़कों को मेडिकल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यही देश के हित में है और यही सारे बच्चों के हित में है। तो इस तरह की भावना रख करके थोपना ये अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए हम लोगों की ये मांग है और हमारी पार्टी की भी मांग है, हमारी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने भी मांग की है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी जाए, हर फसल में MSP दिए जाने के लिए लीगल प्रोविजन लाए जाए, किसानों की प्रताड़ना बंद करें। 26 जनवरी को जो हुआ उसके लिए हम लोग उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। हमारे लिए भी झंडा जो है, इस देश का तिरंगा जो है, वो जान और शान और हर चीज़ के लिए सबसे ऊपर है। और हम लोग भी उसके अगर कोई भी उस पर दाग लगता है तो हम लोग उसको सह नहीं सकते। ऐसे लोग जिन्होंने इसमें लगाने की कोशिश की है और लाल किले में चढ़ करके उन्होंने तिरंगे झंडे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको मैं आखिरी में 2 मिनट आपसे इसलिए मांग रहा हूँ कि प्रेसिडेंशियल, अभी आपने चूंकि कह दिया था कि किसान का अलग होगा और वो अलग नहीं होगा, तो एक साथ होगा, तो इसलिए दोनों पे बात करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में अपने प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस है उसके बारे में और बातें जो है उनके बारे में कुछ बातें कहूँगा। जहाँ तक आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ गया है कि मैक्सिमम स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, जिस तरह से आपने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था गरीबों को उस सालाना, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां जाने का काम हो रहा है। ये सब डीमोनेटाइजेशन का असर है। उसके बाद से आज के रोज़ PhD स्टूडेंट्स जो हैं वो भी क्लास 4 की नौकरी के लिए दरख्वास्त लगाते हैं तो लाखों में दरख्वास्तें आती हैं। इस स्थिति में आज हम लोग पहुँच गए हैं। एजुकेशन की पॉलिसी आपने ऐसी बनाई है जिसमें कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक PhD को कहते हैं कि आप नर्सरी पास बच्चे को पढ़ाने का काम करिए, वो भी उसके पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करिए।
इसकी वजह से जो अनेकों MBA हैं, जो और पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, जो पहले पढ़ाने का काम करते थे, जिन्होंने हम लोगों को भी पढ़ाने का काम किया। वो कोई PhD होल्डर्स या खाली वही नहीं थे जिन्होंने पढ़ाने का स्कूलों में काम किया, वो ग्रेजुएट्स भी थे, पोस्ट ग्रेजुएट से पढ़ाते थे। आज आपने LIC को बेचने का जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही घातक है। 49% पहले आप स्टेक बेच रहे थे, अब आपने 75% बेचने का। एक व्यक्ति होता है, उसको लगता है कि हमारी लाइफ इंश्योर्ड है या हमारे बाद हमारे बच्चों को इंश्योरेंस मिलेगा। आज आप उसको भी प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। जिस तरह से आप हर चीज को बेचने का काम कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। थैंक यू सतीश जी। सर, आई टेक, यू हैव टेकन ऑलरेडी 9 मिनट्स प्लीज। सर 10 मिनट की हमने छूट मांगी थी, 10 मिनट की छूट मांगी थी। अच्छा, हम एक खाली हेल्थ के बारे में बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहेंगे। आपने हेल्थ स्कीम के बारे में कहा है, आपने प्रेसिडेंशियल अपनी एड्रेस में ये भी कहा है, माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि बहुत सी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जितने देश में आप बढ़ावा कर रहे हैं वो सब, लेकिन अल्टीमेटली तो प्राइवेट हाथों में ही जाने वाला है। तो देश के पास कहाँ रहने वाला है? 2-3 प्राइवेट जो लोग हैं उन्हीं के हाथ में इसको भी बेच देंगे आप। हेल्थ स्कीम में आपने कहा है कि आपने बहुत किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि इसमें और भी आगे बढ़ने की जरूरत है। हमने पिछली बार भी माननीय सभापति जी के सामने भी हमने ये बात कही थी कि कैंसर के पेशेंट्स पूरे देश में रोज हर महीने लाखों की संख्या में बढ़ रहे हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है उसके लिए मशीन चाहिए होती है, लीनियर एक्सरे मशीन चाहिए होती हैं, और लीनियर जो एक्सलेटर मशीन होती है वो सिर्फ विदेशों में बनती है और 2 ही कंपनियां बनाती हैं। उनको यहाँ पर ला करके अगर हेल्थ सेक्टर हमको बढ़ाना है तो उनके लगाने के लिए प्राइवेट लोगों को आगे आने की इच्छा अगर हो या किसी को भी लगाना हो तो उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये बात मैंने पहले भी कही थी, आपने ये एक बार फाइनेंस मिनिस्टर से भी माननीय अध्यक्ष जी कही थी कि इस पर ध्यान दिया जाए कि उसमें आप 27% जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। 27% इंपोर्ट ड्यूटी, वो 12-13 करोड़ की मशीन आती है, उसमें 27% और दे। इस वजह से आज इसमें आप कितना कमा लेंगे साल भर में? 50 करोड़, 60 करोड़। लेकिन इसकी वजह से आज कैंसर की वजह से लोग मर रहे हैं और उनको दिक्कत हो रही। MRI, CT, इन पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होनी चाहिए, टैक्सेस खत्म होनी चाहिए। इसी के साथ में अपनी बात। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा सुझाव ये है, आगे बजट भी है, कुछ लोग मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट्स एड्रेस और बजट दोनों मिला के बोल रहे हैं। उनका दूसरा आदमी बोले कि मुझे मालूम नहीं, बट इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिए। सरदार बलवेंद्र सिंह बुंदर, सरदार बलवेंद्र सिंह बुंदर, सरदार बलवेंद्र सिंह बुंदर नहीं, आया नहीं। श्री अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब,